तो ड्रोन का जो सबसे पहला जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास ऑलरेडी है। इस ड्रोन का जो अटैक हुआ है उसका एक ही सीधा सीधा जवाब है, रफाल को शायद पहली बार यूज करेंगे। फौज आज के तारीख में 2 या 3 दिन का वेपन्स भी नहीं है उनके पास, और उतने कम वेपन्स के साथ हमारे साथ क्या लड़ाई करेंगे। विजिट बोर्ड कर करके हम उनको साइड में 10 दिन रोक दें, उनकी अर्थव्यवस्था वैसे ही गिर जाएगी। हम करेंगे या नहीं करेंगे वो समय बताएगा। पिनाका मैं क्यों मिसाइल कह रहा हूँ, तो जो नया पिनाका है वो रॉकेट नहीं है। आपने अब तक काफी बार टू फ्रंट वॉर के बारे में सुना होगा, जहां भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ मुकाबला करना पड़ सकता है। पर क्या आपको पता है कि भारत के पास इस टू फ्रंट वॉर का भी तोड़ है? नमस्कार। 4 दिन पहले जो ड्रोन अटैक जम्मू एयरफोर्स बेस स्टेशन पे हुआ था, उसमें अब काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की गई है और उसके हिसाब से एक्शन भी लिया जा रहा है। उस रात जब अटैक हुआ था, 2 एयरफोर्स के सोल्जर्स ने ड्रोन्स को देखा था, जिनमें से एक थे वहाँ के बहुत ही अलर्ट सेंट्री, जिन्होंने ड्रोन को देखा और उनका कहना है कि अगले ही 10-20 सेकेंड में ब्लास्ट हो गया था। ड्रोन तकरीबन शादी में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन के साइज का था। दूसरे एयरफोर्स सोल्जर ने कंफर्म किया कि उन्होंने ड्रोन की आवाज़ सुनी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला है कि ड्रोन जो एक्सप्लोजिव्स लेके आए थे उसमें 3 केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें से एक था RDX। आप सोच ही सकते हैं कि ये हादसा कितना भयानक हो सकता था अगर उस रात ये ड्रोन गलत जगह पे क्रैश नहीं किया होता। तो ऐसा क्या हुआ कि ड्रोन गलत जगह पर गिरा? हमने ये बात पूछी ड्रोन एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन MJ विनोद सर से। आपको पता ही होगा, आज जम्मू सांबा इस एरिया में ड्रोन का उड़ाना, ड्रोन का बेचना और ड्रोन का खरीदना ये इलीगल कर दिया गया है। इसके अलावा जम्मू एयरबेस में हाई मास्ट लाइट्स भी लगाए गए हैं। इसका एक ही संकेत देता है कि अब भारत जो इमीडिएट कदम उठाना चाहिए वो उठा चुका है, और ये ड्रोन को आने से रोकने का जो सबसे पहला काम जो है, जो हमको बाहर रह करके दिखता है, वो ले चुका है। और आप जानते ही हैं, ये ड्रोन, जैसे मैंने पहले भी कहा है, ये ड्रोन्स की सटीकता बहुत अच्छी है। इसके बावजूद अगर ये ड्रोन बॉम्ब्स को ओपन एरिया में या कहीं बिल्डिंग में गिराया गया, जबकि उसका निशाना हवाई जहाज और शिरका कहते हैं किसी बिल्डिंग का, इसका क्या वजह हो सकता है कि हमारे स्टेशंस में ऑलरेडी ये जो ड्रोन जैमर्स हैं वो लगे हुए हैं। तो ये ट्रैमर के जब इर्द गिर्द आ जाता है तो ये ड्रोन जो है बौखला सा जाता है। तो ड्रोन का जो सबसे पहला जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास ऑलरेडी है। जो ड्रोन के संचार करने की प्रणाली जो है उसको हम जैम करते हैं, और जब रात को लाइट इसीलिए लगाया गया है कि ड्रोन जब दिखने लगता है उसको हम शूट कर सकते हैं और मार गिरा के नीचे ला सकते हैं। जैसे हमने पहले कई बार कर चुके हैं, जब ये ड्रग्स लेके आता हो उस पार से, या वेपन्स लेके आता हो या उस पार से। शायद दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है, 300 से ज़्यादा बाहर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आ चुके हैं इंडिया, और हमारे तरफ से अभी भी हम संयम बरत रहे हैं। अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि ये कभी न कभी सुधरेगा, लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाले देशों में से नहीं। वो जब एक मारता है, हमको उसको 100 मार देना चाहिए। हिंदी में एक कहावत है, एक बार मारो तो रोए और 100 बार मारो तो चुप रहे। तो चुप तब तक रखना है जब तक इसको ये बाज नहीं आता अपने हरकतों से। ड्रोन अटैक के बाद पुलिस ने कंफर्म किया था कि जो ड्रोन इस्तेमाल हुआ था उसमें एक इम्पैक्ट डिवाइस था, यानी जब ड्रोन किसी चीज से जाके टकराता तो एक्सप्लोजन या विस्फोट हो जाता, और ऐसा ही हुआ था उस रात को। मगर हमारे एयरफोर्स स्टेशन में
पहले ही ड्रोन जैमर्स थे, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप LET लश्कर-ए-तैयबा को अपने मिशन में कामयाबी नहीं मिली। अब खबर ये आ रही है कि भारत इजरायली स्मैश 2000 राइफल्स, जो एक एंटी ड्रोन इक्विपमेंट है, उसे खरीदने में जुटा है। स्मैश 2000 में एडवांस्ड काउंटर UAS यानी अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स मोड है, जिसकी वजह से इसमें हार्ड किल कैपेबिलिटी है, यानी कि वो किसी भी ड्रोन से टकरा के उसे गिरा देता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक EO साइट सिस्टम है, जो इसे रैपिड टारगेट एक्विजिशन कैपेबिलिटी देती है, और ये दिन हो या रात इसकी एफिशिएंसी कम नहीं होती, और इससे एक बढ़िया एंटी ड्रोन सिस्टम बनता है, और इसे ये बात एक बढ़िया एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है। लेकिन ड्रोन का खतरा हर जगह अब बना रहेगा। हमने विनोद सर से पूछा कि उनके हिसाब से सबसे बढ़िया क्या तरीका है ऐसे अटैक्स को काउंटर करने का। देखिए, ये ड्रोन डिफेंस जिसको कहते हैं उस पे टेक्नोलॉजी अभी विकसित नहीं है, अगर है भी तो महंगा है, और उतने टेक्नोलॉजी में सारे ड्रोन को हम कवर नहीं कर सकते, और ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। एक ड्रोन जो 1000, 2000, 20,000, 25,000 के ड्रोन के लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेगा उसको डिफेंड करने के लिए, और इतना पैसा और कहाँ लगाएंगे, और कितना जगह को आप इस ड्रोन से ड्रोन डिफेंस में लगा करके बचाएं। इस ड्रोन का जो अटैक हुआ है उसका एक ही सीधा जवाब है, वो है पलटवार। और पलटवार का समय और पलटवार का वेपन, ये दोनों ही हमारे चॉइस में हैं, और ये पाकिस्तान जान लें कि ये जो ड्रोन अटैक हुआ है और ये जो 300 बार पिछले 2019 से लोग ड्रोन भेजने लगे हैं, ये इसका जवाब उनको ईंट का जवाब पत्थर से जरूर मिलेगा। और हो सकता है, और मेरा ये सोच है या अनुमान है या फिर ये मेरा विश है कह लीजिए, कि रफाल को शायद पहली बार यूज करेंगे, और वो भी भारत की सीमा में रह करके यूज करेंगे। तो रफेल बिना बॉर्डर को क्रॉस किए ही पाकिस्तान पे हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और शायद इसी का ही डर पाकिस्तान और चाइना को सताता है। हमने इससे पहले भी ड्रोन पे और रफेल पे एक डिटेल वीडियो बनाई थी सर के साथ, जो आप जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम पोस्ट करेंगे। चाइना अपने ड्रोन्स के लिए अब मशहूर है, और पिछले कुछ दिनों में भारत ने 50,000 और सोल्जर्स को LAC पे तैनात किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक LAC पे अब तकरीबन 2 लाख भारतीय सोल्जर्स हैं। हमने सर से पूछा कि ऐसे में टू फ्रंट वॉर हुई तो क्या होगा। अगर हम टू फ्रंट वॉर की बात करें, पाकिस्तान और चीन के साथ का जो टू फ्रंट वॉर है उसको एक एरिया के हिसाब से देखना चाहिए। चाइना हमारे इतना खुशनसीब नहीं है, क्योंकि वो रहता है हिमालय के उस पार। अगर आप गलवान, लेह लद्दाख वो एरिया में भी देखेंगे, उसके पास ले दे करके 2-3 अप्रोचेस हैं, और एक मात्र एयरफील्ड है जो होतान है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी। तो वहाँ से उसको एयर ऑपरेशंस लॉन्च करना पड़ेगा। अगर सरफेस ऑपरेशंस की बात करें, गिने चुने 2-4 अप्रोचेस हैं जहाँ से वो अपने फोर्सेस को लेके आ सकता है। और आप उसके विपरीत इस तरफ देखेंगे तो हमारे पास बतेरे एयरफील्ड्स हैं, बहुत सारे अप्रोचेस हैं। हाँ, हमारे फोर्सेस, ग्राउंड फोर्सेस हैं, उनको थोड़ा सा एक्लेमेटाइज कर करके हमें ले जाना पड़ेगा। वो तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो प्रकृति का नियम है। अगर उस तरफ आप पाकिस्तान की तरफ देखेंगे, एक समय था पाकिस्तान का 1 रुपये और हमारा 1 रुपये बराबर था। आज की तारीख में पाकिस्तान का, हमारा 1 रुपये जो है पाकिस्तान का 50 पैसे का है, वो भी है। सो पाकिस्तान का 2 रुपये लगाएंगे तो आप हमारा 1 रुपये बनता है। आर्थिक स्थिति उनका ठीक नहीं है, जैसे उर्दू में कहते हैं गुर्बत, गरीबी, उनके साथ वो लड़ रहे हैं। उन सब लिमिटेशंस के मद्देनज़र उनका फ़ौज आज के तारीख में 2 या 3 दिन का वेपन्स भी नहीं है उनके पास, और उतने कम वेपन्स के साथ हमारे साथ क्या लड़ाई करेंगे।
और ये मैं एक भारतीय होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं एक मिलिट्री माइंड होने के नाते बोल रहा हूँ। तो पाकिस्तान की फ़ौज जो है, फ़ौजी काम के अलावा बाकी और भी कामें करती हैं, जैसे हल चलाना, सब्जियां उगाना, दूध की डेयरी चलाना, ये सारी चीज़ें वो उनका भी काम हो चुका है। सो इसके मद्देनज़र पाकिस्तान को मैं एक बहुत बड़ा एक दुश्मन मानता नहीं हूँ। अब ले दे के अभी सिर्फ बचता हमारे पास चाइना, जिसके खिलाफ सारा हिमालय है, और साउथ में देखिए हम अकेला एक ऐसा देश है जिसके नाम पे एक महासागर है, हिंद महासागर, और सारा जो चाइना का माल मत्ता हमारे इर्द गिर्द से गुजरता है, और हमको उन्हें 6 या 7 दिन, BBSS कहते हैं नेवल पार्लांस में इसको, तो इसको विजिट बोर्ड कर करके हम उनको साइड में 10 दिन रोक दें, उनकी अर्थव्यवस्था वैसे ही गिर जाएगी। हम करेंगे या नहीं करेंगे वो समय बताएगा। तो 2 फ्रंट वॉर मेरे हिसाब से, एक मिलिट्री माइंड के हिसाब से अगर मैं बताऊं, और हमारी तैयारी बिल्कुल ही तैनात है। आप देख ही रहे हैं कि हमारे दोनों सेनाओं के प्रमुख और राजनाथ सिंह जी दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं सारी तैयारियां कैसे चल रही है। सो जब सारे जो टॉप ऑर्डर है वो सिचुएशन के अलाइव हैं, और हम जानते हैं हमारी कमज़ोरियां क्या है और हमारा पॉजिटिविटी क्या है उस एरिया में, और उसके हिसाब से हम लड़ रहे हैं, चाणक्य नीति अपना रहे हैं, तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि अगर 2 फ्रंट वॉर का नौबत आए तो हम उसको जीत सकते हैं, और जैसे अंग्रेजी में करते हैं, वील इमर्ज विद फ्लाइंग कलर्स। VBSS, विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर, इसका मतलब है एनफोर्समेंट एजेंसीज द्वारा लिया गया मैरीटाइम बोर्डिंग एक्शंस एंड टैक्टिक्स। इसके तहत हम एनिमी वेसल्स को कैप्चर कर सकते हैं। टेररिज्म, पायरेसी, स्मगलिंग, जिसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ है, ऐसी एक्टिविटीज के अगेंस्ट ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। यानी चीन की मैरीटाइम एक्टिविटीज को हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और रही बात पिनाका मिसाइल की, पिनाका मैं क्यों मिसाइल कह रहा हूँ, तो जो नया पिनाका है वो रॉकेट नहीं है, वो मिसाइल है। क्यों? वो पिनाका एक रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च ज़रूर हो जाता है, बट उसमें इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जो GNSS, ग्लोनास, GPS, बेदू के अलावा नाविक से भी एक लैस है। इसका मतलब अपना जो GPS सिस्टम है उसका रिसीवर है उसमें, और जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण है। वो उस नियंत्रण के हिसाब से वो एक मिसाइल की तरह दुश्मन को बिल्कुल सटीकता से वार करता है। 7 मीटर से कम एक्यूरेसी कहते हैं, लेकिन नाविक और GNSS के साथ 1 मीटर से कम की एक्यूरेसी में जाके वो दुश्मन को मार गिराता है। और जो ओरिजिनल पिनाका था 40 किलोमीटर रेंज का, उसको हमने 70 किलोमीटर रेंज का बनाया है। और ये पिनाका दूसरे आर्टिलरी सिस्टम के हिसाब से कंपेयर मत कीजिए। आर्टिलरी सिस्टम के जो वॉरहेड का क्षमता होता है बहुत कम होता है, लेकिन इस पिनाके का जो वॉरहेड है 100 kgs है, एक 100 किलो का बम है वो। तो ये जब जाके दुश्मन पे गिरता है तो आप सोचिए क्या हालत होगी उसकी। और ये मल्टीपल रॉकेट्स हैं, और इसके वॉरहेड में भी कुछ खूबियाँ हैं। एंटी पर्सनल वॉरहेड है, एंटी टैंक वॉरहेड है। तो जिस तरह के टारगेट है, जो एनिमी टारगेट है, उसके हिसाब से हम इसको वॉरहेड इस्तेमाल करते हैं, और इसकी वो बोलते हैं ना, उस पूरे एरिया को हम प्लास्टर कर देते हैं पिनाके के साथ। और पिनाका एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। पिनाका जो है एनिमी कांटेक्ट आने से पहले ही उसको तहस नहस करने का क्षमता रखता है, और इसको हम 2 फ्रंट वॉर में भी यूज़ करेंगे निस्संदेह। देखिए, सन्स ऑफ द सॉइल का जो फोर्सेस हैं, जो लद्दाख बॉयज़, लद्दाख स्काउट्स हो, या फिर कोई भी सन्स ऑफ द सॉइल फोर्सेस हैं, वो उनका क्या काम है? दोनों तरफ है ये नहीं कि हम अपने तरफ ही हैं। चीन की तरफ भी जो रेंजर्स हैं वो सन्स ऑफ द सॉइल ही हैं, वहीं लोकल बच्चों को उठा करके वहीं भर्ती करते हैं, उसी एरिया में तैनात करते हैं। इसके सन्स ऑफ द सॉइल फोर्सेस के 2 फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा, उनको टेरेन पता है और वो उस एरिया से एक्लेमेटाइज्ड हैं। आप किसी साउथ इंडियन को लेकर के आप लद्दाख में डालेंगे
तो उसको 10, 15, 20 दिन लगेगा उधर एक्लामेटाइज होने। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि उसको लोकल स्थानीय भाषा मालूम है, और इस तरफ की नहीं उस तरफ की भाषा का भी उसको इल्म है, और उस भाषा से आप बात कर सकता है, और वो दिखता भी लोकल है, हमारे जैसा सांवले रंग का नहीं है, और बिल्कुल ही गुल मिल जाता है जब आप उसको अक्रॉस द बॉर्डर किसी काम के लिए बेचते हैं, और बिना वर्दी के बेचते हैं तो वो बिल्कुल और भी गुल मिल जाता है। तो इन सब के वजह से जो लद्दाख बॉयज़ हैं या नॉर्थ ईस्ट में जो वो हमारी फोर्सेस हैं, वो बहुत ही ह्यूमन सर्विस दे रहे हैं हमको, और उनके वजह से हमको काफ़ी इंटेलिजेंस भी मिलता है। And that's a great note to end this discussion on.